Today we are taking some numericals on potentiometer. So first question I have taken. In this question you are given with the EMF and an external resistance. इनकी किसी की भी वैल्यू हमें नहीं गिवन है और हमें कहा गया है कि दो सेल्स हमने यानी कि प्राइमरी सेल जो सेकेंडरी सेल्स जो थे वो हमने कनेक्ट कर दिए. ये ड्राइविंग सेल होता है और ये जो सेल्स हैं हमने जिनकी EMF कंपेयर करनी थी ये वो सेल्स जो हैं हमने अरेंज किए हैं और इस तरीके से अरेंज किए हैं कि एक की पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट है, अपोजिट पोलैरिटी है, जबकि एक की पोलैरिटी जो है कॉम्बिनेशन की पोलैरिटी सेम है. यानी दो सेल्स E1 E2 हमने दो अलग अलग सेट में अरेंज किए हैं, सीक्वेंस में अरेंज किए हैं. पहले सीक्वेंस में हमने दोनों की पोलैरिटी को अपोजिट रखा और दूसरे में हमने सेम रखा. जब हमने अपोजिट रखा था तो आपकी बैलेंस लेंथ आई है 120 और जब आपने सेम रखा तो आपकी बैलेंस लेंथ आ गई 300. दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द बैलेंस लेंथ एज वेल एज द रेशो E1 बाई E2. सो हमें निकालना है E1 बाई E2. पहले तो हमें ये फाइंड करना है और बैलेंस लेंथ हमें फाइंड करनी है. दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है. सो पहला हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं दोनों केसेस के लिए. सो जब ये दोनों सेल्स जो हैं अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो एक सेल दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इफ़ आई एम कंसीडरिंग दिस E1 एज पॉजिटिव, सो ये अपोजिट पोलैरिटी का है तो E2 विल बी नेगेटिव. तो आप इक्वेशन बना E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 120. अब क्योंकि आपको वैल्यू K यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपको दी नहीं हुई तो वी विल कीप द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ K ओनली. पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम EMF के लिए लिखते थे E इज इक्वल टू KL. तो यहाँ L आपको गिवन है, E आपको गिवन है. E हो गया कॉम्बिनेशन का तो मैंने कॉम्बिनेशन का लिखा, लेकिन K की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम K को एज इट इज़ रखेंगे. दूसरी इक्वेशन बनाते हैं. नाउ द कॉम्बिनेशंस आर इन सेम साइड. सो अब आपके पास दोनों सेल सेम पोलैरिटी के हो गए हैं तो अब कॉम्बिनेशन दोनों का ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट द नल पॉइंट एट 300 K. सो आपके पास हमारे पास नल पॉइंट 300 K पे आ गया. दोनों इक्वेशंस आ गई हैं और दोनों इक्वेशंस को हम फॉर सेल्स के लिए इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा K1 की टर्म्स में आपके पास इक्वेशन आ जाती है. दिस E1 विल कम आउट टू बी 210 K एंड E2 आपके पास आ जाएगा 90 K. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें यानी कि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाते हैं. तो 2 ऑफ E1 विच विल गिव यू दिस सम टोटल ऑफ दिस, लेकिन 2 को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो आपके पास 210 बचता है. सो आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए. सिंपल है, हमसे मांगा था E1 बाई E2, सो वो तो हम 210 बाई 90 कर सकते हैं विच विल कम आउट टू बी 7/3. तो रेशियो हमारे पास आ गया है. नाउ दे आर आस्किंग फॉर लेंथ. तो बैलेंस लेंथ का फॉर्मूला E क्योंकि हमारे पास KL होता है तो L विल बी इक्वल टू, जैसे मैं E1 के लिए लिख दूँ E1 इज इक्वल टू KL1. तो अगर मुझे L1 निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू E1 बाई K. तो E1 आप पहले निकाल चुके. E1 इज इक्वल टू 210 K. तो मैं 210 को उधर छोड़ के K को अगर हम इधर ले आएँ, जैसे E1 के डिनोमिनेटर में हम K को ले आएँ तो इक्वेशन ये बनेगा. तो हमारे पास बचेगा क्या 210. तो ये बन गई हमारी बैलेंस लेंथ. दिस इज़ योर बैलेंस लेंथ विदाउट इवन कैलकुलेटिंग K. हमने रेशो ले लिया और रेशो को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है. मतलब रेशो को हम क्या बोल सकते हैं, दिस रेशो इज़ कॉल्ड एज लेंथ. तो लेंथ हमारी आ गई 210 सेंटीमीटर. तो उन्होंने बैलेंस लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला था इस क्वेश्चन के अंदर. लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. दिस इज़ अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और उन्होंने कहा है कि आपके पास एक ड्राइविंग सेल था, एक आपके पास EMF था जिसका आप EMF कंपेयर करना चाह रहे थे या निकालना चाह रहे थे, या इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी सेल. तो एक तो ड्राइविंग सेल हो गया, एक सेकेंडरी सेल हो गया. दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया AB वायर के क्रॉस. तो वो पूछ रहा है कि आपका कहीं भी थ्रू आउट जो है कहीं नल पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ. नल पॉइंट नहीं क्रिएट हुआ इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था. इन दिस केस द की इज़ क्लोज्ड. तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है थ्रू आउट यानी B पॉइंट पर भी आपको डिफ्लेक्शन मिल रही है, तो कहता है कि दो रीज़न इसके हो सकते हैं और दोनों केसेस के अंदर एक बार ही आपको B की वैल्यू मोर मिलती है, B पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, और एक बार गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आपको लेस मिलेगी. यानी कि जब आप अपना जॉकी जो है A से B की तरफ लेके जाएंगे तो एक पॉइंट पे तो आप ऑब्जर्व करेंगे B पॉइंट पे कि गैल्वेनोमीटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और फिर दूसरे केस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की वैल्यू घटती जा रही है. तो ये दोनों केसेस कब बनते हैं ये आपसे इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है. तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने से पहले यहाँ जो ड्राइविंग सेल्स हैं उनका एक मेजर रोल होता है. ड्राइविंग सेल और जो सेल आप कनेक्ट कर रहे हो उनका. तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जितने भी पॉजिटिव होते हैं सर्किट के अंदर, जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी सेल्स हैं वो सब कॉमन एंड A पे कनेक्ट होनी चाहिए. तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब यहाँ पर आपने एक सेल लगाया था और उसका पॉजिटिव जो है इस तरीके से कनेक्टेड नहीं है,
नहीं है तो फिर इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव सेम एंड पे नहीं आया। अगर ऐसा नहीं होता है और आपकी पोलैरिटी उल्टी हो जाती है, यानी कि ई की पोलैरिटी प्लस इस साइड में चला जाए, तो फिर ये दोनों सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपोज नहीं करेंगे। और उस सपोर्ट करने से क्या होगा कि जो नेट पोटेंशियल है बी पॉइंट पे इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी मिल जाएगी। कहाँ पर, किस केस में, जब ऑल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल्स आर नॉट कनेक्टेड एट ए। तो जब ए पे कनेक्टेड नहीं है तब ऐसा होगा। अब सेकेंड केस वो पूछ रहा है कि लेस कब होगी। तो लेस देखने के लिए हम देखते हैं कि अगर आपके पास जो ईएमएफ है फॉर द सेकेंडरी सेल वो आपका बड़ा हो जाए और ड्राइविंग सेल का ईएमएफ लेस हो, यानी यहाँ मैंने कंडीशन भी लिख दी है, इफ़ योर ई फॉर ड्राइविंग सेल एंड दिस ई इज़ फॉर दी सेकेंडरी सेल। तो अगर सेकेंडरी सेल का ईएमएफ बड़ा हो जाए और इसका कम हो तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज तो कर रहे हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल भी करेंगे, लेकिन फिर भी इसकी वजह से पोटेंशियल बच जाएगा और आपको बी पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो कंपैरेटिवली लेस होगी। यानी जो पहले वैल्यू मिल रही थी जब आपका ई ज़्यादा था, उससे अब वैल्यू आपको थोड़ी कम मिलेगी, रिड्यूस्ड वैल्यू मिलेगी, लेस वैल्यू मिलेगी। यानी कि आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन घटाते हुए दिखाएगा, बढ़ाते हुए नहीं दिखाएगा, घटाते हुए दिखाएगा, लेकिन पोटेंशियल मिलेगा। अब इसका रीज़न मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ दोनों चीज़ों का एक बारी फिर से, कि अगर आपके पास, यहीं ऊपर बनाते हैं सर्किट, कि अगर आपके पास दो सेल इस तरीके से कॉम्बिनेशन में हैं, ये आपका ई था और ये ई था, तो दोनों ऐड हो गए और आपको जो बैलेंस लेंथ मिलनी चाहिए थी यहाँ बी पॉइंट पे, ये आपका ए बी है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पे जो बैलेंस मिला वो क्या हुआ, वो आपको सपोर्ट करने के बाद मिला, तो बी पे क्या वैल्यू आ गई, मोर, ये मोर वैल्यू आ गई। दूसरे केस में क्या हुआ, जब आप किसी भी सेल को, सिर्फ एक ड्राइविंग सेल को यूज़ करते हैं, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है कि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करता जाएगा और बी पॉइंट पे जाकर आपको ज़ीरो वैल्यू मिल जाएगी, नल यहाँ मिलेगा आपको, यानी कि पूरा फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द एंटायर वायर मिलता है। जब आप यहाँ पर सेल लगा देते हो तो फिर उस सेल की पोलैरिटी और इस सेल की पोलैरिटी एक दूसरे को रिड्यूस कर देती है, मतलब ये ड्राइविंग सेल लेस हो जाता है और फिर नल पॉइंट बी पे ना मिलके उससे पहले ही कहीं जे पर आ जाता है। बट अगर उल्टा हुआ, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि ये ज़्यादा हो गया, दिस ई विल बी ग्रेटर, अगर ये ज़्यादा हो गया तो सब्ट्रैक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर ये नहीं होता सर्किट तो बैलेंस लेंथ आती बी पर। अब ये है तो रिड्यूस होने के बाद इधर शिफ्ट होने की बजाय अब ये ज़्यादा है तो अब शिफ्ट होगा इस बी पॉइंट के भी कहीं आगे जाकर, तो वो तो है ही नहीं सर्किट के अंदर, तो इसका मतलब बी पे वैल्यू तो मिलेगी आपको, लेकिन लेस वैल्यू मिलेगी, वो घटने की बजाय कुछ रिड्यूस्ड अमाउंट बच गया इस सेल का और इसीलिए नल पॉइंट क्रिएट नहीं हो पाया, क्योंकि इसने तो सिर्फ फॉल कितने तक देना था, ए बी लेंथ तक देना था, ये घटने के बाद जी पर शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन अगर ये लेस होता तो, बट अब ये मोर हो गया है तो रिड्यूस तो हुआ लेकिन ये घट गई, ये तो फिर भी बच गई, और इस बचे हुए की वजह से आपको यहाँ पर पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी कि ईएमएफ मिलेगा और यहाँ नल पॉइंट क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ लेकिन लेस वैल्यू मिलेगी। तो ये दोनों केसेस हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों केसेस में कि क्या कंडीशन होगी, कि मोर कब है, जब आपके सारे पॉजिटिव सेम पॉइंट पे कनेक्टेड नहीं है, लेस कब है, जब आपकी जो ड्राइविंग सेल है वो लेस हो जाता है और सेकेंडरी सेल का ईएमएफ ज़्यादा हो जाता है। और आगे केसेस देखते हैं क्वेश्चंस के। इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन विद पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ दे रखी है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस गिवन है आपको, बैटरी का ईएमएफ भी गिवन है, और आपसे कहा गया कि जो सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड किया था सर्किट के अंदर उसका ईएमएफ भी गिवन है और उसकी बैलेंस लेंथ भी गिवन है। तो जो गिवन डेटा है वो मैं एक बार यहाँ पे कंक्लूड कर देती हूँ। अब क्या क्या गिवन था, आपको लेंथ वायर की, ए बी वायर की लेंथ गिवन थी, वो थी 100 सेंटीमीटर, रेसिस्टेंस गिवन था ए बी वायर का, वो था 10 ओम, ईएमएफ गिवन था जो मेन ड्राइविंग सेल है उसका ईएमएफ वो कितना था 2 वोल्ट, और जो नीचे वाला ड्राइविंग सेल है, ये वाला ड्राइविंग सेल, इसको मैं ई कह देती हूँ, उसकी वैल्यू इधर की 10 मिली वोल्ट, और उसकी जो बैलेंस लेंथ है ए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जे,
तो ए जे जो बैलेंस लेंथ है वो भी आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर। एंड व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट, हमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आपको आर सर्किट के अंदर फाइंड करना है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाली हूँ, ये आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप अप्लाई करें, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा और आपको सारे क्वेश्चंस आप इसके ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो जो ड्राइविंग सेल होता है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ए बी, यानी इस वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम कहते हैं KLAB। इस सर्किट को मैं दोबारा बनाती हूँ, कौन से वाले सर्किट को, AB, इसको नाम दे दो CD सपोज। तो मैंने ABCD सर्किट को हमने दोबारा बनाया और आपको यहाँ पे वायर लगा दिए मैंने, A से लेकर B तक यहाँ पर वायर लगा दिए। B के बाद B और C के बीच में हमने यहाँ पे, इस पे भी कोई नाम दे देते हैं, हम इसको P नाम देते हैं। तो सॉरी, A से हमने B पर एक वायर लगी थी, B से C हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, C से P के बीच में हमारी पोटेंशियल लगी हुई है। तो अब यहाँ गड़बड़ हो गई है नामों की, तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ रेसिस्टेंस लगाते हैं DP। ओके, लेट अस चेंज द नेम, क्योंकि चेंज नामों में कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो मैं यहाँ से लेती हूँ। B यहाँ है, B से A ये वायर हो गई, यहाँ से लेकर A तक वायर है, A से लेकर D तक वायर में कुछ भी नहीं है, तो मैं इस D पॉइंट को यहीं ले लेते हैं। उसके बाद रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ हमने रेसिस्टेंस लगा दिया, एंड देन पॉइंट P आ रहा है आपका, यहाँ पे P आ गया, और P से लेकर C के बीच में आपने ये P पॉइंट है, यहाँ से ले लीजिए और यहाँ तक C पॉइंट कह दीजिए इसको, यहाँ आपने सेल लगा रखा है, वो है 2 वोल्ट का। तो अब जब ये 2 वोल्ट सेल हो गया, सिर्फ मैंने प्राइमरी सर्किट बनाया है जो जिसमें ड्राइविंग सेल इंक्लूडेड था, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कुछ और होगा और इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल कुछ और होगा। तो वायर के क्रॉस की पोटेंशियल को मैं VAB नाम दे रहे हैं, तो यहाँ जो लिखा है ये VAB इस वायर के अक्रॉस है। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है वो भी वायर के अक्रॉस ही आता है, और उस केस में हम वायर की ही लेंथ लेते हैं। तो एक फॉर्मूला तो आप ये याद रखें, इसी वायर के पोटेंशियल को, VAB के पोटेंशियल को हम दूसरे किस फॉर्मूले से दिखा सकते हैं, AB इज इक्वल टू IR ऑफ AB, ये तो ओम्स लॉ है। सेम ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला आप दे रहे हैं, अब हम ले रहे हैं सेकेंडरी सर्किट, जो ये छोटा वाला सर्किट था, इसके अंदर EMF E2 था, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो K ही होता है, चाहे वो प्राइमरी सर्किट हो चाहे वो सेकेंडरी सर्किट हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए कांस्टेंट और वो दोनों के लिए सेम रहेगा। और अब लेंगे लेंथ हम इसकी, पहले लेंथ हम ले रहे थे पूरी वायर की क्योंकि वो प्राइमरी सर्किट के लिए थी, अब हम सेकेंडरी सर्किट के लिए ले रहे हैं और वो लेंथ हो गई AJ। इसको भी आप ओम्स लॉ से भी डिफाइन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू IRAJ। रेसिस्टेंस किसका, AJ वायर का रेसिस्टेंस। तो AJ वायर के रेसिस्टेंस के लिए भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं और हम इस सर्किट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दोनों डायग्राम है, प्लस हमने प्राइमरी सर्किट के लिए अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो लेट अस फाइंड द करंट। करंट का फॉर्मूला था टोटल EMF बाय टोटल R रेसिस्टेंस, पर सर्किट बोल रहा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चन में देखें नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, तो इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी 2 रेसिस्टेंस हैं, कौन कौन से, एक ये R और एक इस वायर का रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस क्या है, AB वायर का रेसिस्टेंस। तो अब EMF हो गया ये वाला विच इज़ 2 वोल्ट, रेसिस्टेंस हो गया AB जो हमें दे रखा है, रेसिस्टेंस ऑफ AB 10 ओम हमें दे रखा है, लेकिन रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर हमें मालूम नहीं है, इसको हम R ही पुट करते हैं। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई जिसको हम यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन 4 फार्मूले में से क्या गिवन है जो इनमें फिट हो सकता है। तो देखिए VAB हमें गिवन है, पोटेंशियल नहीं पता, हमें VAB की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन हमें K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूजिंग सेकेंडरी सर्किट, क्योंकि हमें सेकेंडरी का EMF भी दे रखा है और सेकेंडरी की लेंथ भी दे रखी है। तो सेकेंडरी वायर की लेंथ भी पता है, EMF भी पता है, तो हम यहाँ से K निकाल लें। तो हम सर्किट का फॉर्मूला लगाते हैं E2 वाला, इसको E2 कह लीजिए, यहाँ मैंने E2 लिख दिया है, यहाँ पे भी फिर E2 लिख देते हैं। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, K लेंथ ऑफ AJ। तो यहाँ से K की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो विच इज़ E2 बाई L ऑफ AJ। तो पुट करते हैं, E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10 मिली -3 और J की वैल्यू थी 40 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आया था 1/4 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर इनवर्स। हम इसे ओम सेंटीमीटर इनवर्स में लिख रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर नीचे वाला था, ये ऊपर जाके इनवर्स हो गया। K की वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब K की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो इस सर्किट को यूज़ करके हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लें अक्रॉस AB। तो पहले हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं अक्रॉस AB। V ऑफ AB निकालते हैं, K
आ गया हमारे पास। लेंथ ए बी की 100 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, ये 100 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको, तो 1/4 इंटू 10⁻³ इंटू में 100, तो आपके पास आ जाए 1/40 में। इसे चेंज नहीं कर रही हूँ, डेसिमल में नहीं ला रही हूँ, ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ते हैं, कैलकुलेशन में ईजी हो जाता है। अब हमें निकालना था क्या, अननोन रेसिस्टेंस निकालना था, जो ये रेसिस्टेंस है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, और VAB लेते हैं, लेकिन I हमारा ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू I, तो यहाँ पे पुट करें 2/10 + R, और RAB गिवन था क्वेश्चन के अंदर, विच इज़ योर 10। इस पूरे, और ये AB हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/40, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमने लिया इज इक्वल टू 1/40। ये इक्वेशन हम सॉल्व करें, यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो योर रेसिस्टेंस विल कम आउट टू बी 800 - 10 विच इज़ योर 790 ohms। सो ये सॉल्यूशन हो गया इस पार्ट का। सेम ऐसे ये क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको सर्किट डायग्राम में गिवन है, और आपको फाइंड करना है K यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, और लेंथ निकालनी है AJ, बैलेंस लेंथ हमें निकालनी है AJ। यहाँ जो EMF है इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, विच इज़ 1.5 वोल्ट। दिस इज़ 2 वोल्ट, दिस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज़ 15 ओम, और हमें लेंथ दे रखी है वायर की 1 मीटर लेंथ है, और रेसिस्टेंस ऑफ द वायर भी दिया हुआ है 10 ओम। AB जो वायर थी, AB वायर की लेंथ भी हमें गिवन है, और AB वायर का हमें रेसिस्टेंस भी गिवन है। रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो हमें K निकालना है और हमें AJ निकालना है। तो फॉर्मूलेज तो हमारे पास वही थे, वही फॉर्मूले हमें फिर से यूज़ करने हैं, लेकिन हमें 1 बाय 1 पहले सीक्वेंस वाइज करंट निकालनी है, क्योंकि हमें देखिए फॉर्मूले क्या क्या थे हमारे पास, एक बार फिर से लिख लेते हैं। V इज़ इक्वल टू IR रिलेशनशिप था AB के लिए, रेसिस्टेंस भी हमें AB का लेना था। दूसरा फॉर्मूला था AB के लिए हम K इंटू लेंथ ऑफ AB भी ले सकते हैं। E के लिए हम EMF जो है सेकेंडरी सर्किट का EMF अगर हम लें तो करंट सेकेंडरी सर्किट की करंट लेनी पड़ेगी तब हमें, और रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा जो एंटायर वायर का था, वो कितनी है, AJ वायर का रेसिस्टेंस हमें पता हो, या फिर हम E2 को निकालें यूजिंग K निकालना चाहते हैं तो फिर हमें लेंथ AJ मालूम हो। तो हम देखिए हमारे पास अगर हमें लेंथ नहीं पता, लेंथ निकालनी तो हमें निकालना क्या, हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो E2 ही मालूम है सिर्फ हमें, तो हम एक एक करके सर्किट देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूले से हमें, क्योंकि हमें लेंथ पता है और हमें AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मगर नहीं पता, तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सो एज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। सो एक एक करके शुरू करते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमें I चाहिए, तो सबसे पहला I का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज़ इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना था, वायर का रेजिस्टेंस जो गिवन है 10, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 15, वो भी आपको गिवन है। सॉल्व कर दीजिए, EMF भी हमें पता है 2, तो यहाँ हमें सॉल्व करके 2/25 इसे सॉल्व करते हैं, 0.08 एम्पियर हमारे पास करंट आ जाता है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, सेकेंड वाले फॉर्मूले को, फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो क्योंकि V हमारे पास क्या होता था, I ऑफ R AB, पोटेंशियल ऑफ AB निकालना है, तो I हमारा निकल चुका है 0.08, रेसिस्टेंस हमें AB का पता है विच इज़ योर 10, तो आपका वैल्यू आ जाती है 0.8 वोल्ट। अब हम इसी फॉर्मूले को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, VAB इज़ इक्वल टू K इंटू LAB में, यहाँ से हमें K मिल जाएगा। सो K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा VAB बाय L ऑफ AB, दोनों की वैल्यू पुट करें। LAB हमें गिवन है 1 मीटर, 1 मीटर इज़ योर 100 सेंटीमीटर, जो हम इस यहाँ पुट करते हैं यू विल गेट 0.008 वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स। सब कुछ हम सेंटीमीटर, प्रैक्टिकल यूनिट यही होती है वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स। अब K भी हमारे पास आ गया है, तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सर्किट की। अब सेकेंडरी सर्किट में भी हमें फॉर्मूला ये लगाना है, V इज इक्वल टू I इंटू RJ, लेकिन I हमें चाहिए सेकेंडरी सर्किट का, तो I सेकेंडरी सर्किट का निकालते हैं। सेकेंडरी सर्किट का ये सर्किट है, यहाँ पर टोटल EMF हो गई 1.5, लेकिन टोटल रेसिस्टेंस हो गया 1.2 प्लस 0.3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 1.2 प्लस 0.3 विच विल गिव यू 1 एम्पियर। सो आपके पास सेकेंडरी सर्किट में करंट भी आ गया। अब हमें निकालना था पोटेंशियल, किसका ले रहे हैं हम, AJ के क्रॉस, जो ये AJ का पोटेंशियल होगा वो आपके पोटेंशियल अक्रॉस दिस
पॉइंट यानी कि 0.3 ओम के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल अक्रॉस 0.3 के अक्रॉस है वही पोटेंशियल आपका ए जे के अक्रॉस होगा। तो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस ए जे, that will be equal to potential across 0.3 ohm resistor, that will be equal to IR, I सेकेंडरी वाला और रेसिस्टेंस जो उसके अक्रॉस था, तो I सेकेंडरी का कितना 1 और रेसिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम निकाल रहे हैं वो कितना 0.03, तो 0.03 ये आपके पास फिर से 0.03 वोल्ट के बराबर आ गया। अब हमें AO यानी कि बैलेंस लेंथ जो ए जे के क्रॉस हमें ये ए जे जो था इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल चाहिए, वो पोटेंशियल वही है जो हम यहाँ पर ले रहे थे, जो हमने कैलकुलेट किया, यानी कि 0.3, दिस इज इक्वल टू 0.3। अब इसको हम इक्वेट कर दें किसके साथ, के एल ए ओ के साथ। के हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके जो हमारा यहाँ आया था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो एल ए ओ आपके पास आ जाता है 0.3 बाई 0.008 विच विल गिव यू 37.5 सेंटीमीटर। सो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम 2-3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस लुक एट दीज 2 क्वेश्चंस। इन फर्स्ट पार्ट यू हैव बीन गिवन द सर्किट डायग्राम आपको गिवन है और पूछा गया है कि इफ़ आर इंक्रीजेस, यानी कि अगर आप एक्सटर्नल सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो आपकी बैलेंस लेंथ किधर शिफ्ट होगी, टुवर्ड्स बी या टुवर्ड्स ए। तो सबसे पहले यही पार्ट देख लेते हैं। अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला होता था के का, के होता है आई आर बाई एल। तो अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, आपने करंट नहीं वेरी किया, आपने लेंथ नहीं चेंज की, तो रेसिस्टेंस बढ़ाने पर के की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सॉरी दिस इज़ द रेसिस्टेंस फॉर द ए बी वायर, ये ए बी का रेसिस्टेंस है, हमें चेंज करना है एक्सटर्नल। सो ये लेंथ ए बी है, हम यहाँ रेसिस्टेंस नहीं, हम अगर एक्सटर्नल सर्किट में आर चेंज होता है तो करंट पे इफेक्ट पड़ेगा। करंट का फॉर्मूला होता था ई बाय आर प्लस आर ए बी वायर का। तो ए बी वायर का हम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम चेंज करें तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बदलते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इफ़ योर एक्सटर्नल आर विल इंक्रीज, योर करंट विल डिक्रीज। अगर करंट घटता है, क्योंकि फॉर्मूला के का था आई आर, आर ए बी नहीं बदला है, लेकिन करंट अगर हमने बदल दिया है तो के भी आपका डिक्रीज हो रहा है। लेकिन फॉर्मूला था ए जे, जो भी हम लेते थे ए एक्स ले लेते हैं राइट नाउ, मैं पहले वाले क्वेश्चन में ए जे लिया था, तो ए एक्स इज इक्वल टू के, यानी कि जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते थे, इनटू द लेंथ ए एक्स हो गई। तो ए एक्स अगर आपका के कम हो रहा है तो के का फॉर्मूला अगर यहीं पर हम देख लें तो वी ए एक्स बाय एल ऑफ ए एक्स हो जाता है। तो अगर के कम हो गया इसका मतलब बैलेंस लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। सेम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहता है कि इफ़ एस विल इंक्रीज, देखिए एस इंक्रीज करता है कब, जब आप बैलेंस कंडीशन पे है, एट नल पॉइंट, ये भी पूछा हुआ है नल पॉइंट। आपका नल पॉइंट बन रहा था, यानी गैल्वेनोमीटर पहले डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाद आपने इसको, ये एस है, दिस इज़ योर एस, इफ़ यू इंक्रीज दिस एस देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बैलेंस लेंथ। तो बैलेंस लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर है इसका नो इफेक्ट। और उसका रीज़न ये है क्योंकि बैलेंस लेंथ पर इफेक्ट तब पड़ेगा अगर वो नल पॉइंट नहीं होता तो, बट ये ऑलरेडी नल पॉइंट पे है, दैट मीन्स इस वाले सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट पहले ही नहीं है। तो अब उस कंडीशन में आप एस बढ़ाएं या घटाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपका ड्राइविंग, ये क्यू सेल है, तो अगर क्यू का ईएमएफ ज़्यादा है पी से तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो थर्ड केस देख लेते हैं कि अगर आपका क्यू का ईएमएफ पी से ज़्यादा है तो फिर आपका नल पॉइंट क्रिएट ही नहीं होगा, यहाँ तक कि बी पे आपको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगी, बी तक आपका कहीं पर भी कोई नल पॉइंट नहीं बनेगा। तो नो नल पॉइंट, आपको कोई भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा बी तक, वहाँ भी आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी, लेस मिलेगी लेकिन मिलेगी डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है। पूछा है इफ़ आई इन द ड्राइविंग सेल डिक्रीजेज। सो ये केस तो सिमिलर हो गया, जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि आई को हम डिक्रीज़ कर दें, तो आई डिक्रीज़ कर रहे थे कब, बाय इंक्रीजिंग आर। तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि या तो हम आर को इंक्रीज़ कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या हम आई को डिक्रीज़ कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, शिफ्ट बी बैलेंस लेंथ,
विल शिफ्ट टुवार्ड्स बी, तो ये बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। पहले केस का आंसर हो गया। सेकंड केस का आंसर देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अब की बार हमने आर को इंक्रीज़ कर दिया है, तो अगर आप आर इंक्रीज़ करते हैं तो फ़र्क क्या पड़ेगा बैलेंस लेंथ पे। आप ये देखिए, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस ए जे के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस इसका दिखाते हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या इसे ए जे भी बोल दो, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, इसके अक्रॉस तो होता है आई आर। लेकिन अगर आप आर इंक्रीज़ करेंगे तो आपका वी ए जे भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि वी ए जे इंक्रीज़ हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि वी ए जे का और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। वी ए जे का फॉर्मूला होता है के इंटू एल ए जे। अब वी ए जे इंक्रीज़ हो गया है, के को आप बदल नहीं सकते, तो ऑप्शन क्या बचा कि आप लेंथ को इंक्रीज़ करें, तो फिर से शिफ्ट हो जाएगी टुवार्ड्स बी, यानी बैलेंस लेंथ फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे और आपको समझ भी आए होंगे। सो अगली क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, अगर मुझे कुछ लगा कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं और डिस्कस करना चाहूँगी तो हो सकता है मैं 1-2 वीडियो और डाल दूँ। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। थैंक यू।